सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईटी के सैटरडे स्पेशल सेशन में। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रीडिंग को 15 से 20 मिनट अगर आप दें हर रोज, जैसे हम अभी देने वाले हैं, आप बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हो आपके पढ़ने के अंदाज में। ये सेशन में हम क्या करेंगे, आपको इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है इसका फ्रंट पेज में पूरा कवर करवाऊंगा। हर एक न्यूज़ की हेडलाइंस को साथ ही साथ एक या दो बड़े आर्टिकल्स को, जैसे कि ये वाला आर्टिकल हम लेंगे। शुरू करेंगे अपने सेशन को। मैं आपसे होप करता हूं इस काम को आप अपने घर पे करना शुरू करेंगे। मैं तो वीक में एक दिन करवा रहा हूं, बाकी 7 दिन 6 दिन आपको करना है। आपको हर रोज 15 से 20 मिनट देने हैं। आप देखोगे एक महीने में आपका कितना बड़ा बदलाव अपने अंदर पाएंगे। शुरू करेंगे, बट बिफोर वी बिगिन आप सभी को हार्डली वेलकम और हार्डली कंग्रेट्स। 1 लाख की सब्सक्राइबर फैमिली पूरी होने पे वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर की। बहुत ही छोटा सा अपना प्रयास था, कोशिश थी 1 साल पहले। 1 साल में आपने इतना प्यार दिया। मैं पार्ट टाइम इस चैनल को चलाता हूं अपनी जॉब के साथ। 100K ये मैंने कभी सोचा नहीं था हो जाएंगे, बट इट्स अ रियलिटी नाउ एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, है ना। आप ही लोगों का प्यार है। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को आज के। एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि अपने हेडलाइंस को पढ़ पाए, है ना। यहां से शुरू करने वाले हम। चलिए, ये हेडलाइन अपने आप में थोड़ी सी अनोखी है। कैसे? क्योंकि इसमें आप पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी। हिज बेस श्रिंकिंग, नीतीश होप्स वाटर चीयरिंग मॉडी फिल कैरी हिम लॉन्ग। अब ये हेडलाइन पढ़ने लायक नहीं है ना, अगर आप बिगिनर हो तो। अगर मैं इसको आपको पढ़ाना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एक वर्ड को, और कहाँ पे? शुरू के अंदर। और वो वर्ड होगा ये प्रेपोजिशन विद। अब देखो, अब इसको पढ़ के देखो। विद मतलब के साथ ही, विद हिज बेस श्रिंकिंग, उसके बेस के श्रिंक करने के साथ ही, उसके आधार के सिकुड़ने के साथ ही हुआ क्या? नीतीश होप करता है कि वोटर, और कौन सा वोटर भाई? जो चेयर करता है मोदी को, जो कि फैन है मोदी का, वो वोटर विल कैरी हिम करेगा, उसको घसीट के ले जाएगा अपने साथ। इसका तो बेस जो है नीतीश कुमार का बहुत श्रिंक हो रहा है। इसको लोग जो है ज्यादा वोट देने के लिए है नहीं इस बार तैयार। तो उसके बेस के श्रिंक होने के साथ ही विद हिज बेस श्रिंकिंग, नीतीश कुमार होप करता है कि वो वोटर जो मोदी साहब को चेयर करता है, जो मोदी साहब का फैन है, वो इस बार उसे कैरी इन कर लेगा, उसको कैरी कर लेगा, अपने साथ ले जाएगा। अलोंग मतलब साथ में। समझ होंगे ये हेडलाइंस कैसे बनी है ना। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसलिए थी। अगर मैं इसको पूरा ग्रामेटिकली बनाऊं तो ये विद प्रेपोजिशन शुरू में आएगी, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा श्रिंकिंग नाम का ये वाला जीरेंट, और बेस नाम का जो नाउन है ये श्रिंक जीरेंट का सब्जेक्ट बनेगा। अब सीधा सा फॉर्मूला आपको पता है, जब आपके पास किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जीरेंट का कोई सब्जेक्ट हो, कोई नाउन हो, उसको आप लिखते हैं पॉजेसिव फॉर्म में। तो हिज बेसिस श्रिंकिंग, नीतीश होप्स वाटर चेयरिंग मोदी विल कैरी हिम अलोंग, इस तरह से बनना चाहिए। चलो आगे बढ़े। अब इसको अपने बाद में लेंगे, पहले बाकी की हेडलाइंस को कवर करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने इस वाले को पढ़ा। अब ये सिंपल हेडलाइन है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद भी, है ना। चलो, स्ट्रेटेजिक टाइज विद फ्रांस, बात हो रही है रिश्तों की, रणनीतिक रिश्तों की। स्ट्रेटेजिक रिश्ते कौन से होते हैं? जो कि अपनी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो इंटरनेशनल फोरम पे। तो कह रहे हैं रणनीति से रिलेटेड फ्रांस के साथ कैसे हमारे रिश्ते। कह क्राइसिस ऑन एलएसी वर्स्ट इन डेकेड्स, इंडिया रिस्पॉन्स फर्म एंड मैच्योर, श्रृंखला। कह रहा है जो क्राइसिस आया, जो तूफान आया, कहां पे? LAC पे। कह रहा है जो तूफान आया ना, वो वर्स्ट था, अभी तक का सबसे खराब था, इन डेकेड्स, कई दशकों का। और इंडिया का जो रिस्पांस था वो बड़ा ही मजबूत था, फर्म था, और बड़ा ही मैच्योर था, बड़ा ही संजीदा और जो है मजा हुआ था। ये श्रृंखला नाम के इस आदमी का कहना है। सिंपल हेडलाइन है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है ना। वर्ड से पहले द आना चाहिए, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, यहां नहीं लगाया गया। हेडलाइंस हैं, इनको माफ है सब कुछ, जो इनको लिखना है लिखने दो हेडलाइंस के अंदर, क्योंकि इनके पास स्पेस की कमी होती है ना। तो इसके पास द लगाने की भी कमी, जहां पे स्पेस की कमी थी तो इसे नहीं लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हेडलाइन आपकी कवर हो गई। अब आते हैं एक इकोनॉमिक हेडलाइन पे। इसको अपने आर्टिकल को भी कवर करने वाले हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। शुरू करते हैं। कह रहा HUL चीफ, ये आप देख रहे हो ना, ये क्या बताता है, किस आदमी ने क्या कहा। अब इसके आगे लगाया तो चीफ का ये कहना है ना। HUL के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो मालिक हैं, उनका ऐसा कहना है। अब उनका क्या कहना है? कह रहा नेबरहुड ग्रोसर ऑनलाइन चैनल्स stood out during pandemic, uptick in rural demand। अब इनका ये कहना है कि जो नेबरहुड के जो ग्रोसर हैं, पड़ोस के जो पंसारी की दुकान है, नेबरहुड ग्रोसर कौन है? आपकी गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर किराने वाले, ग्रोसर होते हैं किराने वाले। तो कह रहे गली मोहल्ले के किराने वाले
और ऑनलाइन जो चैनल्स हैं, जो फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है और अमेजोन है, कह रहे ये जो है ना स्टैंड आउट हुए हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब स्टूड आउट है ना, फ्रेजल वर्ब है। ये बाहर निकल कर के आए हैं। इन्होंने मेनली अपनी पावर दिखाई है, और कब दिखाई है? ड्यूरिंग, दौरान इस पैंडेमिक के। और क्या हुआ है? अपटिक दिखी है हमें रूरल डिमांड के अंदर, हमें एक उठाव दिखा है, एक छोटा सा इंक्रीज दिखा है गांवों से आने वाली मांग के अंदर एचयूएल प्रोडक्ट्स की। समझ गए? तो एचयूएल का यही कहना है, कह रहा है कि बड़े बड़े दुकानदार तो सब फेल हो गए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण दुकानें बड़ी खुली नहीं, मॉल्स खुले नहीं। तो छोटे मोटे जो पंसारी किराने वाले थे और जो ऑनलाइन चैनल्स थे, वही निकल करके अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, स्टैंड आउट हुए हैं इस पैंडेमिक के दौरान। अब देखो, स्टैंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? आप किसी कतार से बाहर स्टैंड कर रहे हो। स्टैंड मतलब खड़े हो ना, आउट मतलब बाहर। कुछ लोगों की कतार है, 200, 500, 1000 लोगों की, आप उससे बाहर स्टैंड कर रहे हो, मतलब आप उनसे अलग हो। वो लोग एवरेज हैं, आप अबव एवरेज हो। वो दिखने में एवरेज हैं, आप उनसे अच्छे दिखते हो। उनके पास स्किल्स कम है, आपके पास उनसे स्किल्स ज्यादा है। स्टैंड आउट का मतलब होता है आउट परफॉर्म करना, आउटस्टैंडिंग होना। आउटस्टैंडिंग एक एडजेक्टिव इसका सिनोनिम है ना, आउटस्टैंडिंग। जब आप आउटस्टैंडिंगली किसी काम को करते हैं या आप स्टैंड आउट होते हैं, तो आप उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो इन पंसारियों ने भी यही किया, ये स्टैंड आउट हुए हैं, ये बाहर निकल करके आए हैं, इन्होंने अबव एवरेज परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अपटिक आप जानते हैं, हल्का सा इंक्रीज होता है ना, उसको कहते हैं अपटिक। चलो, इस आर्टिकल को भी हम लेने वाले हैं, बढ़ते हैं अपने पास 2-3 हेडलाइंस हो रहे हैं उनकी तरफ। कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे हर हेडलाइन से, है ना। अब ये टमाटर प्याज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये भी सिंपल सा, इसको पढ़ लेते हैं। मंथली एवरेज प्राइस ऑफ पोटैटो ₹40 पर केजी, हाईएस्ट इन अ डेकेड। तो यहाँ में हमारे पास जो मंथली एवरेज प्राइस है पोटैटो का, आलू का, वो 40 रुपए केजी है, जो कि द हाईएस्ट है। अगेन यहाँ पे द मिसिंग है। इन अ डेकेड, एक डेकेड के, एक दशक के दौरान। सिंपल सी हेडलाइन है। अब इसके बाजू वाले आ जाओ। फ्यूचर बिल्ड्स ₹1000 करोड़ वॉर चेस्ट इन आर्बिट्रेशन बैटल विद अमेजॉन। कह रहे जो फ्यूचर है, अब ये फ्यूचर यहाँ पे भविष्य की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फ्यूचर ग्रुप की, है ना, अशोक बियानी वाला। तो कह रहे ये बिग बाजार वाला ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप है ना, जो बिग बाजार होता है। तो कह रहे बिग बाजार वाली जो ब्रांड है ना, फ्यूचर ग्रुप, वो बिल्ड करता है 1000 करोड़ की एक वॉर चेस्ट। वॉर चेस्ट क्या होती है? एक ऐसा संदूक, एक ऐसी तिजोरी जो वॉर के टाइम आपके पास काम आए। समझ गए ना? ऐसा पैसा जो इमरजेंसी के लिए आप रखते हैं, दैट मनी इज कॉल्ड वॉर चेस्ट। तो फ्यूचर ग्रुप जो है 1000 करोड़ का इमरजेंसी फंड एक क्रिएट करता है। और क्यों? आर्बिट्रेशन बैटल में अमेजोन के साथ। तो अमेजोन के नाम की जो कंपनी है, उसके साथ एक बैटल चल रही है, इसकी एक लड़ाई चल रही है ना। और लड़ाई है आर्बिट्रेशन की, पंचायती की। मतलब अमेजोन ने एक आर्बिट्रेशन पंचायत कोर्ट को, दुनिया भर की एक आर्बिट्रेशन कोर्ट्स होती हैं बहुत सारी, इन्होंने सिंगापुर को जाके अप्रोच किया। तो फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ इन्होंने सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट में एक केस डाला है। तो फ्यूचर ग्रुप ने क्या सोचा, अगर ये मैं केस हार जाऊं तो 1000 करोड़ मुझे देने पड़ सकते हैं। इसने 1000 करोड़ अलग ही रख दिए। कह रहा तू कर ले केस, जीता तो मैं जीता, नहीं तो मैं 1000 करोड़ तुम्हें दे करके रिलायंस को अपना सब जो है बेच दूंगा। इस हेडलाइन को पढ़ने के लिए आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस आर्टिकल को भी आप पढ़ें, बहुत ही करंट अफेयर वाला आर्टिकल है, इसमें अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। दिक्कत ये है, एक है फ्यूचर ग्रुप अशोक बियानी वाला, बिग बाजार वाला, ये हो गया दिवालिया लॉकडाउन में, पर इसके पास ग्राहक बहुत है और इसकी पहुंच बहुत है रिटेल मार्केट में। सारी कंपनियां चाहती हैं कि फ्यूचर ग्रुप के दिवालिया होने के बाद इसके मॉल्स को हम खरीद लें, बिग बाजारों को, ताकि हमारे को इंडिया में बिजनेस करने का मौका मिले। अब सबसे पहले कौन आया इसके पास? रिलायंस वाला अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। इसने बोला मुझे सारा माल दे दो, तुम्हारा सारी ब्रांड दे दो, तुम दिवालिया हो, पैसा लेकर के निकल जाओ। इसने बोला ठीक है, हम दोनों डील कर लेते हैं। अब इसी बीच आ गया अमेजोन। अमेजोन बोलता है मुझे भी इंडिया की मार्केट में एक्सेस चाहिए, ऐसे कैसे मुकेश अंबानी को सारा रिटेल बाजार मिल जाएगा। अमेजोन, फ्यूचर और रिलायंस की आपस में होगी लड़ाई। अमेजोन बोलता है 4% ऑलरेडी हिस्सा फ्यूचर का हमारे पास है, हम चाहते हैं इसको 100% लेना, है ना, बाकी 96 हमें दो। रिलायंस बोलता है वो 4 भी तुम मुझे बेच दो, मैं तो 100 लेकर के ही मानूंगा। तो ऐसा इनके आप कुछ सीन चल रहा है आपस के अंदर तीनों का। तो ये तीनों क्या है, अब लड़ाई में अमेजोन चला गया सिंगापुर की एक आर्बिट्रेशन कोर्ट में। अब देखो वहीं से हेडलाइन निकली है, फ्यूचर ने 1000 करोड़ की वॉर चेस्ट इमरजेंसी फंड अलग रख दिया है। अगर अमेजोन इस आर्बिट्रेशन कोर्ट में बैटल को फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ जीत गया, ये क्या करे, 1000 करोड़ मैंने रखे हैं, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा जिस दिन मैं केस हारूंगा। पर ये सारे के सारे मॉल्स तो मुकेश अंबानी के पास ही जाएंगे, ऐसा इसका कहना है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। विदेशी कंपनी है ना, वो चाहती है इंडियन मार्केट को टैप करें, पर अपने यहाँ मुकेश अंबानी है, वो किसी विदेशी कंपनी को जल्दी आने नहीं देता। अब ये अपनी लास्ट हेडलाइन है आज की। बीजेपी वैक्सीन प्रॉमिस नॉट अ वायलेशन ऑफ पोल कोड,
सेज ईसी। कह रहे बीजेपी का जो वैक्सीन का प्रॉमिस है, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस आ सकता था, नहीं लगाया तो भी गलत बात नहीं है ना। बीजेपी वैक्सीन प्रॉमिस और बीजेपी वैक्सीन प्रॉमिस एक ही बात है। तो कह रहे बीजेपी का जो वैक्सीन लाने का जो वादा है ना, वो एक वायलेशन नहीं है, वो एक उल्लंघन, एक ब्रीच है ना। ऐसा कोई उल्लंघन नहीं है पोल कोड का इस चीज का। तो पोल कोड को इन्होंने उल्लंघन नहीं किया है ऐसा वैक्सीन प्रॉमिस करके। चलो आई थिंक हेडलाइंस आज की हो गई हैं। है यार, 2 हेडलाइंस हो रहे हैं अभी। देखो ये भी अच्छी हेडलाइन है, लेवरेज नाम का वर्ड देखोगे आप। गवर्नमेंट प्लान्स टू लेवरेज माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर डेटाबेस। सरकार प्लान करती है लेवरेज करना। ये वर्ड को समझना, एक बार में समझ जाओगे अगर आपने ध्यान से समझा तो। लेवरेज करने का मतलब क्या होता है? फायदा उठाना। मैं इस वर्ड को आपको यहां लिख करके भी लाया हूं। नाउन फॉर्म में लेवरेज का मतलब होता है सपोर्ट, एडवांटेज। वर्ब फॉर्म में लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज लेना, है ना, किसी चीज का फायदा उठाना। जैसे हम बोलें वी नीड टू लेवरेज आवर टाइम एफिशिएंटली टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। हमें फायदा उठाना चाहिए अपने वक्त का सही तरीके से, ताकि फुलफिल कर पाएं, पूरे कर पाएं हम अपने सपनों को। तो आप पबजी खेलने में, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में अपना वक्त सारा ना गवा दें, थोड़ा सा वक्त पढ़ाई के लिए भी रखें, लेवरेज करें उसको, ताकि आपका जो सपना है उसको आप पूरा कर सकें। समझ गए ना? तो लेवरेज वर्ड को आप इस तरह से यूज करते हैं। अब देखो, अब इस हेडलाइन को पढ़ो। सरकार चाहती है, प्लान करती है लेवरेज करना एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम को। ऐसी स्कीम जो छोटे लोगों को क्रेडिट देगी, थोड़ा थोड़ा पैसा 10-10, 15-15 हजार रुपए गली में रेडी वालों को देगी, है ना। सरकार चाहती है कि इसका फायदा उठाएं स्कीम का स्ट्रीट वेंडर डेटाबेस के लिए। इस स्कीम में पैसा देकर के रेडी वालों को एक डेटाबेस ही बना लें इसी बहाने, है ना। स्ट्रीट वेंडर डेटाबेस होगा जिससे सरकार को पता चलेगा कौन रेडी वाला कौन से एरिया में क्या बेचता है और उसके क्या आर्थिक जो है उसकी माली हालत है। तो ऐसे सरकार लेवरेज करने वाली है, स्कीम का फायदा उठाने वाली है, टेक एडवांटेज करने वाली है। ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, कंफ्यूजिंग भी लगता है बहुत लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होगी अपनी आज की लास्ट हेडलाइन, है ना। चलो, IIMC's new professor was sacked by BJP for calling महात्मा father of Pak। तो ये एक बीजेपी की IT सेल का बंदा था, प्रोफेसर, इसका नाम था अनिल कुमार सुमित्रा। ये प्रोफेसर जो है ना, सैक किया गया था। इसको बीजेपी ने डिसमिस किया था। सैक करना मतलब नौकरी से निकालना। इसको बीजेपी ने डिसमिस किया था बीजेपी के द्वारा। और क्यों? क्योंकि इसने कॉल कर दिया था महात्मा को फादर ऑफ पाक। इसने बोला कि महात्मा गांधी भारत के महात्मा नहीं है, भारत के राष्ट्रपिता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। तो ये थोड़ा और आगे बढ़ गया भावनाओं में। IT सेल वाला बंदा था, इसको बीजेपी ने सैक कर दिया। अब ये बन गया है इस इंस्टीट्यूशन का नया प्रोफेसर। समझ गए? सैक वर्ड को नोट करें। सैक का मतलब होता है बोरा, नाउन फॉर्म में। जब आपको सैक करते हैं ना, तो आपको क्या बोला जाता है? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से जाओ। मतलब आपको डिसमिस किया जा रहा है, नौकरी से फायर किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। और लास्ट में एक वर्ड है टू गिव पिंक स्लिप। ध्यान रखना, पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब क्या होता है? जिसको पिंक स्लिप मिलती है ना, पुराने टाइम में अमेरिका के अंदर पिंक स्लिप मिलने का मतलब होता था आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो एक पिंक स्लिप होती थी, 2 महीने की सैलरी होती थी उसके अंदर, और लिखा होता था इस डेट के बाद अपना मुंह मत दिखाना, है ना। ये पुरानी बात है, वहां से हमने इस फ्रेज को ही उठा लिया। तो IMF का जो प्रोफेसर है, इसको पिंक स्लिप मिली थी, सैक किया गया था, टर्मिनेट किया गया था, डिसमिस किया गया था बीजेपी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेन आर्टिकल की तरफ। 2 आर्टिकल्स हम करने वाले हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, है ना। आगे बढ़ें उससे पहले एक और जरूरी चीज, अगर आप ये न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप इसको पढ़ने में भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपके लिए चैनल के होम पेज पे एक प्लेलिस्ट रखी है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT। होम पेज पे जाएं, इस प्लेलिस्ट को प्ले करें, 28 वीडियोस को 1 वीक में पूरा करें। पूरे मन से देखना, सारी ग्रामर इसमें कवर हो जाएगी। आगे 2-3 वीडियोस और आनी है, वो मैं इसमें अपडेट करूंगा, है ना। अच्छा, इन्हीं वीडियोस के नीचे अगर आप इनको पूरा कर लेते हैं, तो मेंबर स्पेशल वीडियोस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका SSC और बैंक्स का सीधे सीधे स्कोर बूस्ट हो जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन बटन पे प्रेस करके अपना कंट्रीब्यूशन देके मुझे ज्वाइन करें। प्रेस करते ही आपको एक वीडियो प्ले होगी, आपको बताया जाएगा ज्वाइन करने से क्या क्या फायदे होते हैं और कैसे ज्वाइन किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब ये वाला पहला अपना नीतीश कुमार वाला, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे, है ना। आई थिंक अभी क्लियर होगा, है ना। चलो आ जाओ। एंटी इनकम्बेंसी डज नॉट क्वाइट डिस्क्राइब इट।
ये आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, आपको एडिटोरियल जैसे लगेगा, जैसे आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हो, क्योंकि आर्टिकल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा। इनकम्बेंसी क्या होती है पहले समझें। इनकम्बेंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जो सत्ताधारी हो, जो कुर्सी पे बैठा हो, कुर्सी पर बैठा हो, ठीक है ना, इनकम्बेंट, या जो आदमी पावर या पोजीशन को लेकर के बैठा हो। तो एंटी इनकम्बेंट कौन होगा? जो इनकम्बेंट के खिलाफ हो। और एंटी इनकम्बेंट से एंटी इनकम्बेंसी नाम का नाउन बनाया है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है जो आदमी, जो सरकार आपके पास अभी बैठी है ना, उसको आपको हटाने के लिए आपका मूड है। आप पब्लिक हो, आप चाहते हो बीजेपी 5 साल से बैठी है, अब हम कांग्रेस को लाएंगे, तो आप बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहे हो। अब देखो, कह रहा एंटी इनकम्बेंसी है ना, वो इसको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करती। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही नॉर्मल सी चीज है हमारे देश में होना, पर कह रहा है इस बार एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है नीतीश कुमार के लिए। ये सिचुएशन जो है एंटी इनकम्बेंसी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अब वो बताएगा सिचुएशन कौन सी है। दिस इलेक्शन इज डीलिंग टू क्रूअल आयरनीज टू नीतीश कुमार। कह रहा है ये इलेक्शन जो है ना, वो डील कर रहा है, वो सामने रख रहा है दो बहुत ही निर्दयी आयरनीज, बहुत ही व्यंग भरी बातें, बहुत ही हंसी वाली बातें नीतीश कुमार के सामने, है ना। दो आयरनीज आ गई है नीतीश कुमार के सामने, ऐसी व्यंग भरी बातें, आपको हंसी आएगी उनपे। अब देखो आयरनी वर्ड को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आयरनी के सारे सिनोनिम मैंने यहां लिख दिए हैं, जस्ट अ मिनट। आयरनी को समझिए आप। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप बाहर तो अपने नेतागिरी करते हो और सबको बोलते हो कि दहेज नहीं लेना चाहिए, है ना, डॉरी के आप खिलाफ हो, आप बाहर तो ऐसा काम करते हो। लेकिन जब आपके बेटे की शादी हुई तब आपने मुंह फाड़ के दहेज मांगा, बहुत सारा, समझ गए ना, चुपचाप मांगा, किसी को पता ना लगे। तो ये आपकी जिंदगी की आयरनी है, और यही आपकी जिंदगी में कंट्रास्ट है, और यही आपकी जिंदगी का सटायर है, यही आपकी जिंदगी की पैरोडी है, और यही आपकी जिंदगी में सरकाजम है। समझ गए ना आयरनी क्या होती है? जब आप करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, या हंसी की बात होती है ना, बिल्कुल कंट्रास्टिंग बात होती है आपकी जिंदगी में, तो वो आपकी जिंदगी की आयरनी कहलाती है। अब ये 5 वर्ड्स तो बहुत सिंपल हैं, शायद सब लोगों ने बहुत बार सुने होंगे। अब मैं आपसे 3 वर्ड्स ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो सिर्फ राइटिंग में आप देखोगे, वो भी हाईली इनफॉर्मल राइटिंग में, है ना। बुर्लेस्क, श्रैड और लेपून, तीनों का मतलब होता है यही आयरनी के सिनोनिम है, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड है, हाई लेवल के वर्ड है, जो कि आप अच्छी राइटिंग के अंदर देखोगे। तो इनको खास कर से ध्यान देना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि वर्ड्स को आप बार बार रिवाइज कर सकें। अब बढ़ते हैं इस नीतीश कुमार की जिंदगी में क्या आयरनी है ना। चलो आ जाओ। कह रहा 1, अब पहली चीज बता देगा, 2 आयरनी है इसके पास। पहली है 1, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 years इन बिहार ही इज एट द receiving end of, not in the driving seat of the desire for change। कह रहा पहली दफा, 1 पहली चीज क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा, फर्स्ट टाइम 15 साल में बिहार के अंदर वो रिसीविंग एंड पे है। रिसीविंग एंड का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज के रिसीविंग एंड पे होते हो तो उसका इन्फ्लुएंस फील कर रहे होते हो आप, है ना। लाठी होती है ना, उसके 2 एंड होते हैं, एक तो ड्राइविंग एंड, एक रिसीविंग एंड। अगर लाठी जो चला रहा है वो ड्राइविंग एंड को पकड़ के बैठा है, और जो लाठी खा रहा है वो रिसीविंग एंड पे है, समझ गए ना। तो जो इन्फ्लुएंस को फील करता है ना, वो पर्सन होता है रिसीविंग एंड पे। तो इस बार लाठी के रिसीविंग एंड पे है नीतीश कुमार, ना कि है ड्राइविंग एंड पे, ड्राइविंग सीट पे नहीं है लाठी की, रिसीविंग एंड पे। और रिसीविंग एंड किसका है? वो उस डिजायर का है जो चेंज का है, वो उस इच्छा का है जो बदलाव की है। हमेशा जब जब बदलाव की बात होती है बिहार में 15 साल के अंदर, नीतीश कुमार को लाया जाता है कि आप ही हो जो बदलाव लेकर के आओगे। इस बार बदलाव की बात तो हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार को लाने के लिए नहीं, नीतीश कुमार को भगाने के लिए, समझ गए ना। तो पहली दफा ऐसी आयरनी देखी है नीतीश कुमार ने, हंसी की बात देखी है कि बदलाव की बात हो रही है, और बदलाव ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार को कैसे हटाया जाए और बदलाव लाया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आई थिंक, है ना, रिसीविंग एंड और ड्राइविंग सीट। कह रहा इट्स अ डीप एंड ड्रामेटिक शिफ्ट, अ लीडर सीन एंड सेलिब्रेटेड एज द हीरो ऑफ बिहार्स ग्रेट turnaround story is now seen as the figure of old guard, the obstacle for repair and progress, not the righteous vehicle for it। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है ये बहुत ही डीप और बहुत ही बड़ा शिफ्ट है, बदलाव है। ड्रामेटिक मतलब क्या होता है? जिसमें फुल ऑफ ड्रामा हो। ड्रामा हमारी लाइफ से बहुत अलग होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, पर ड्रामेटिक शिफ्ट वो शिफ्ट होगा जो कि आपको लगे नहीं हो जाएगा, है ना। इतना बड़ा बदलाव हो, बहुत ही बड़ा बदलाव हो, उसको कहते हैं ड्रामेटिक शिफ्ट। तो कह रहा है बहुत ही गहरा और बड़ा बदलाव हो गया है। अब क्या क्या बदलाव है? कह रहा है एक लीडर, एक नेता जो कि देखा जाता है, सीन है, और सेलिब्रेट किया जाता है कैसे? हीरो की तरह बिहार की ग्रेट उस स्टोरी के जो थी टर्न अराउंड की। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? यू टर्न मारना, इसको रिवर्सल भी बोलते हैं,
तो लालू के लाल में लालटेन जलती थी, वहां लाइट तो थी नहीं, है ना। तो नीतीश कुमार टर्न अराउंड स्टोरी के हीरो बन के आए। वो लालू के राज को पूरी तरह से पलटा, उन्होंने सुशासन किया इन्होंने। तो कह रहे एक ऐसा लीडर जिसको देखा जाता है और जिसको सेलिब्रेट किया जाता है बिहार की यू टर्न स्टोरी के जो है हीरो के तौर पे। कह रहा है इज, अब वो नाउ सीन देखा जाता है एज, और कैसे, उस फिगर की तरह जो है ओल्ड गार्ड की। अब देखो ओल्ड गार्ड इसने बताया क्या होता है, द ऑब्स्टेकल फॉर रिपेयर एंड प्रोग्रेस। ओल्ड गार्ड बोला जाता है इंग्लिश के अंदर एक ऐसे आदमी को जो बदलाव नहीं चाहता, जो चीजों को सुधार नहीं करना चाहता, जो चीजों में बदलाव ना सुधार ना प्रोग्रेस। वो कहता है जैसी है वैसी रहने दो, मुझे बदलने के लिए बिल्कुल भी मजबूर मत करो। आज नीतीश कुमार को ओल्ड गार्ड की तरह देखा जाता है, जो एक ऑब्स्टेकल है रिपेयर और प्रोग्रेस के लिए, ना कि नॉट द राइचियस व्हीकल फॉर इट, ना कि एक सही व्हीकल के तौर पे जो बिल्कुल राइचियस है, बहुत अप्रोप्रिएट है प्रोग्रेस और रिपेयर का। समझ गए? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर इसमें वर्ड्स को देखेंगे अपने। बहुत ही बड़ा बदलाव है, एक ऐसा नेता जो देखा जाता था और सेलिब्रेट किया जाता था बिहार की यू टर्न स्टोरी के हीरो के तौर पे, है ना, लालू के बाद। कह रहा है अब वो देखा जाता है ओल्ड गार्ड नाम के इस जीव के तौर पे। अब ये ओल्ड गार्ड क्या होता है? ये एक ऐसा आदमी होता है जो ऑब्स्टेकल होता है रिपेयर और प्रोग्रेस में, बहुत ही अड़ियल होता है, बहुत ही पुराने विचारों का होता है, कहता है मैं बदलाव को नहीं आने दूंगा। और कह रहा है नहीं देखा जाता उसके व्हीकल के तौर पे, प्रोग्रेस और रिपेयर को लाने वाले सही राइचियस व्हीकल के तौर पे। अब वर्ड्स देख लेते हैं, समझ गए होंगे आप। पहला था टर्न अराउंड, इसका मतलब होता है रिवर्सल। ओल्ड गार्ड आपको बता दिया मैंने, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, पुराना आदमी जो बदलाव ना आने दे ओल्ड गार्ड कहलाता है। राइचियस होता है जो बिल्कुल करेक्ट हो, मॉरली जस्टिफाइड हो, है ना, नैतिक तौर पे सही हो, नैतिक तौर पर सही हो, उसको बोलते हैं राइचियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें अपना आर्टिकल पूरा हो जाएगा। आफ्टर ऑल, सब चीजों के बाद, आफ्टर ऑल इट वॉज नीतीश हु रिस्टोर्ड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट आफ्टर द स्लाइड प्रिजाइडेड बाय लालू प्रसाद, हु हैड स्क्रिप्टेड अ रेडिकल अपेंडिंग ऑफ कास्ट इन इनइक्वालिटीज बट डिड नॉट और कुड नॉट टेक द नेक्स्ट स्टेप। इतना ही बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा आफ्टर ऑल, सब चीजों के बाद, इट वॉज नीतीश, ये नीतीश ही था। अच्छा, कौन था नीतीश? जिसने रिस्टोर किया, हु रिस्टोर्ड, जिसने बहाल किया, किसको? अथॉरिटी ऑफ स्टेट को, स्टेट की पावर्स को, स्टेट की अथॉरिटीज को। मतलब नीतीश से पहले स्टेट के पास पावर्स बहुत कम थी, गुंडा राज वहां चला करता था, क्रिमिनल्स लोग जो है वो स्टेट चला रहे थे। तो कह रहा है नीतीश ही वो था जिसने सरकार की पावर्स को, स्टेट की पावर्स को, अथॉरिटी को बहाल किया। अब ये काम कब किया इसने? बता भी रहा है, बाद में, आफ्टर उस स्लाइड के, उस पतन के, उस गिरावट के, जो कि प्रिजाइड ओवर हुई थी, जिसको कमांड किया गया था। प्रिजाइड ओवर करना बताऊंगा मैं फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, किसी चीज को कमांड करना। कह रहे ये बाद में हुआ उस पतन के, उस गिरावट के, जो लाया था, और किसके द्वारा लाई गई थी, प्रिजाइड ओवर की गई थी? लालू प्रसाद के द्वारा। अच्छा, ये लालू प्रसाद कौन है? जिसने स्क्रिप्ट किया, जिसने लिखा एक रेडिकल अपेंडिंग को, एक बहुत ही बड़ी, रेडिकल मतलब बहुत ही एक्सट्रीम, अपेंडिंग मतलब किसी चीज का उलट जाना, जिसने लिखा था एक बहुत ही बड़े उलट जाने को, और किसके उल्टापन को? कास्ट की इनइक्वालिटीज के, जाति की असमानताओं के। कह रहे ये वो लालू है जिसने जाति की असमानताओं को पूरा अपेंड किया था, ये वो लालू प्रसाद है। लेकिन वही लालू प्रसाद है जो डिड नॉट, जिसने नहीं किया, और कुड नॉट, जो नहीं कर सका, टेक द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप को लेना। भाई कास्ट को तो अपेंड कर दिया आपने, कास्ट को तो आपने पलट दिया पूरा वहां पे, इनइक्वालिटीज को, लेकिन अब अगला स्टेप नहीं ले पाए, ये लालू नहीं ले पाया। अब वो कौन स्टेप था? स्टिच द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस विद एन एजेंडा ऑफ गवर्नेंस। ये था स्टिच करना, सिलना सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को, और किसके साथ? एक प्लान के साथ, गवर्नेंस के, प्रशासन के। आपने बोला भाई कास्ट की इनइक्वालिटीज हैं, इसकी वजह से बिहार प्रोग्रेस नहीं कर रहा, चलो कास्ट को हम उल्टा कर देते हैं, हम पिछड़ी जातियों को आगे लेकर के आते हैं, ठीक है ना। पर आपको नेक्स्ट स्टेप भी तो लेना था, पिछड़ी जातियों को आगे लाने के बाद गवर्नेंस भी तो करनी थी, वहां पे प्रोग्रेस भी तो करवानी थी। तो वो काम आपने नहीं करवाया, सिर्फ कास्ट को आपने अपेंड किया, सिर्फ पिछड़ी जातियों को आगे लाने का काम किया। तो कह रहा है नीतीश वो आदमी था जिसने इस काम को और आगे लेकर के आया, अथॉरिटी को रिस्टोर किया। समझ गए होंगे आई थिंक। इसमें एक ही वर्ड है देखने वाला, जो लोग बिहार से हैं वो तो इस चीज को समझ रहे होंगे, अच्छे से फील कर रहे होंगे। हम तो बाहर की स्टेट वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ी नई चीजें हैं ये, कि गवर्नेंस और कास्ट का क्या कनेक्शन है, जैसा बिहार में होता है। अब देखो अपेंड करना क्या होता है, इसका एक सीधा सा मीनिंग आपको मैं बता देता हूं। उल्टी हुई गाड़ी देख लेना, बना कैसे है, देखो अप प्लस में एंड, एंड मतलब आखिरी सिरा, अप मतलब ऊपर। अगर एक गाड़ी है जिसके टायर्स हैं ऐसे, और ऊपर इसका ये जो है ना, इसकी छत है ना,
अगर इस गाड़ी को मैं अपेंड करूंगा ना तो इसके एंड को ऊपर ले आऊंगा, मतलब ये गाड़ी कैसी होगी, उल्टी हुई। अब ये इसकी छत हो गई नीचे, टायर हो गए ऊपर। अपेंड करना वही होता है किसी भी चीज को पैदा ऊपर कर देना। जब आप कास्ट की इनइक्वालिटीज को अपेंड करते हो ना तो आपने क्या किया है, पिछड़ी जातियों को पावरफुल बनाया और बहुत ही पावरफुल जातियों को नीचे लेकर के आए उनकी पावर्स को बैलेंस करने के लिए। तो यही काम इन्होंने, नीतीश कुमार ने, इनसे पहले लालू ने किया था। आगे कह रहा नीतीश वॉज द मंडल लीडर एडेप्ट एट सोशल इंजीनियरिंग हु ऑल्सो बिकेम सुशासन बाबू। कह रहा नीतीश कुमार एक मंडल लीडर था। अब ये मंडल एक नेता थे, बीपी मंडल, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाला ये नीतीश नाम का लीडर भी था, है ना, मंडल के ही। तो कह रहा नीतीश एक मंडल लीडर था जो बहुत ही अडेप्ट था, बहुत ही कुशल था, मंजा हुआ था सोशल इंजीनियरिंग पे, है ना। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, लोगों की इंजीनियरिंग करना, कैसे मेरे को ज्यादा वोट मिलेंगे, कैसे मैं अपने यहाँ पे सुशासन लेकर के आऊंगा, ऐसा आदमी था नीतीश। कह रहे जो बन गया सुशासन बाबू भी, जो बिहार के अंदर इसको सुशासन बाबू बोला जाता था कि इसका राज बड़ा अच्छा है। तो ऐसा इन्होंने नीतीश के बारे में बताया। अब इस वर्ड को देख लेते हैं, अडेप्ट को। थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है इसलिए मैंने अलग से लिया इसको। देखिए अडेप्ट एक एडजेक्टिव है, ध्यान देना इस ई पे, क्योंकि इस ई की जगह ए और ओ आ जाएगा तो ये दोनों वर्ब्स बन जाएंगी, अडेप्ट एंड अडॉप्ट, ठीक है ना। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, मजा हुआ, स्किलफुल बोल दो, डेक्स्ट्रस बोल दो, एड्रॉइड बोल दो, डेफ्ट बोल दो, है ना। इन सब के लिए अपने अडेप्ट के जो है ना सिनोनिम है, सबके सब मजे हुए आदमी के लिए। अच्छा, अडेप्ट की जगह अगर मैंने ADAPT बना दिया या ADOPT बना दिया तो ये दो अलग वर्ड्स हैं। देखो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैं आप सभी को एनकरेज करूंगा मुझे इन दोनों वर्ड्स का अब मीनिंग बताएं। अडेप्ट से अलग होता है अडेप्ट एंड अडॉप्ट का, और हो सके तो एक सेंटेंस इसके ऊपर बना करके दिखाएं अडेप्ट नाम के वर्ड पे। डालना कमेंट सेक्शन में, मैं भी अपना कमेंट जो अपडेट करूंगा आज, है ना, इन दोनों वर्ड्स के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आर्टिकल था, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं। इसकी हेडलाइन हम पढ़ चुके हैं, अब ये क्या कहना चाह रहा है मेन बॉडी में हमें पता लगेगा। जस्ट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं। कह रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, द इंडियन यूनिट ऑफ द यूरो 52 बिलियन एंग्लो डच कंज्यूमर गुड्स कंपनी यूनिलीवर एंड हुज सेल्स आर अ बैरोमीटर फॉर नेशनल डिमांड हैज सीन अ मार्क्ड कंजंक्शन अपटिक इन रूरल इंडिया बट स्लगिश इन अर्बन एरियाज। कह रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है जो, अब देखो ये है क्या, कह रहा है ये इंडियन यूनिट है, भारतीय यूनिट है उस 52 बिलियन यूरो एंग्लो डच कंज्यूमर गुड्स कंपनी यूनिलीवर की, है ना। एंग्लो डच का मतलब क्या है, एंग्लो मतलब इंग्लैंड की, डच मतलब हॉलैंड की। तो डच और एंग्लो दो देशों की जो ना कंज्यूमर गुड कंपनी है यूनिलीवर, उसकी इंडिया जो आम है ना, इंडियन यूनिट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। कह रहा है एंड जिसकी सेल्स, हुज सेल्स, जिसकी सेल्स हैं एक इंडिकेटर, एक बैरोमीटर, और किसका, नेशनल डिमांड का। अगर आप HUL की सेल देख लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा हमारे देश की डिमांड कैसी है। ये सारा माल ये इसी का बिकता है सारे देश के अंदर, है ना, HUL का। कह रहे ये जो HUL है ना, हैज सीन, ये देख चुकी है एक बहुत ही मार्क्ड, बहुत ही नोटिसेबल कंजम्पशन में अपटिक को। अपटिक का मतलब है उठाव या इंक्रीज, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। तो ये देख रही है कि हमारे देश में चीजों का इस्तेमाल थोड़ा सा अपटिक हो रहा है, उसमें थोड़ा सा नोटिसेबल जो है इंक्रीज है। और कहां पे है, रूरल एरियाज में, गांव वालों में। लेकिन बट स्लगिश इन अर्बन एरियाज, इसने देखा है बहुत ही ढीलापन है अर्बन एरियाज में, शहरों में अभी भी कोई भी ज्यादा अपटिक डिमांड के अंदर नहीं आ रहा है। समझ गए, इस सेंटेंस में एक एरर है, इनफैक्ट दो एरर्स हैं। पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर एरर्स आपको बताऊंगा, है ना। यूनिलीवर 52 बिलियन एंग्लो डच कंज्यूमर गुड कंपनी की, जो कि इंडियन आम है ना, जिसका की सेल्स होती है बैरोमीटर, इंडिकेटर, हमारे देश की नेशनल डिमांड की। इसने देखा है एक बहुत ही बड़े कंजम्पशन अपटिक को हमारे भारत के गांवों में, रूरल इंडिया में, लेकिन एक ढीलेपन को देखा है अर्बन एरियाज में। अब वर्ड्स देखते हैं अपने देखने वाले। बैरोमीटर नाम का वर्ड देखो, आपने साइंस में पढ़ा होगा, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा में दबाव को मेजर करने वाला जो होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है बैरोमीटर। इससे पता लगता है कहाँ पे कम दबाव है और कहाँ पे तूफान आएंगे। तो इन शॉर्ट ये आपको मौसम के बारे में बताता है ना बैरोमीटर। अब देखो बैरोमीटर को रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको इंडिकेशन देना, वो बैरोमीटर कहलाएगी आपके रियल लाइफ में। जैसे एग्जिट पोल्स आर ए रिलायबल बैरोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन का क्या मौसम है, क्या वेदर है, ये बताते हैं एग्जिट पोल, एक बहुत ही रिलायबल बैरोमीटर बनके, इंडिकेटर बनके, है ना, इंडिकेटर। तो बैरोमीटर का रियल लाइफ में मतलब यही होता है, इंडिकेटर। एक और सेंटेंस देखो, द स्किन इज एन एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। आपकी जो त्वचा है, स्किन है, वो बहुत ही सटीक बैरोमीटर है, इंडिकेटर है
आपकी जो है मानसिक और शारीरिक हेल्थ का, आपकी जो है स्वास्थ्य का। तो आप अंदर से और बाहर से कैसे हैं, ये आपकी स्किन जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको बैरोमीटर बन के बताती है, आपको इंडिकेट करती है आपकी हेल्थ को। समझ गए ना? तो बैरोमीटर नाम के वर्ड को इन दोनों सेंटेंस से आप रिलेट करके रखें, बड़े अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आपके काम आएगा। चलो अगला वर्ड देखते हैं। अब आ जाओ इस सेंटेंस में जो एरर है। मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप मुझे सेंटेंस के अंदर इस स्लगिश वर्ड के साथ में, इस स्लगिश वर्ड के साथ में कोई एरर है तो बता दें मुझे। पहले मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत एरर होती है आपके एग्जाम में, जब इस पे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एटलीस्ट 50% तो समझ ही नहीं पाते ये एरर है भी या नहीं, है ना? और है तो क्यों एरर है, उनको समझ ही नहीं आता। पूरी जिंदगी वो अपनी कोशिश करते रहते हैं, इसको नहीं पकड़ पाते। चलो आ जाओ। बात स्लगिश वर्ड की नहीं है, बात है पार्ट ऑफ स्पीच की। स्लगिश एक एडजेक्टिव है, स्लगिश एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ढीला, डल या लेथार्जिक। जैसे स्लगिश बॉय, स्लगिश गर्ल, स्लगिश इकोनॉमी। मतलब स्लगिश के बाद में हमेशा एक नाउन आएगा। अगर स्लगिश एक एडजेक्टिव है तो इसका एग्जिस्टेंस एक नाउन से होता है। अच्छा, स्लगिश की जगह अगर अपने नाउन यूज करना चाहें, कोई चीज खुद ही ढीली हो, तो मैं क्या बोलूंगा उसके लिए? स्लगिशनेस, मतलब ढीलापन। जैसे हिज स्लगिश या स्लगिशनेस इज द रीजन फॉर हिज फेलियर। उसका ढीलापन ही उसके फेलियर का रीजन है। यहां पे मुझे एक नाउन की जरूरत है जो मेरा सब्जेक्ट बने इस हिज नाम के पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद। अगर मैं यहां पे स्लगिश लिखाता हूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं अगर लिख दूं ना हिज स्लगिश इज द रीजन फॉर हिज फेलियर, गलत हो जाएगा। मुझे यहां पे इसकी नाउन फॉर्म यूज करनी चाहिए, हिज स्लगिशनेस इज द रीजन फॉर हिज फेलियर। समझे मेरी बात को? अच्छा, पहले वाले सेंटेंस में देखो, ही इज अ स्लगिश बॉय, वो एक ढीला लड़का है। बॉय के लिए एडजेक्टिव चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, तो यहां पे स्लगिशनेस नहीं स्लगिश आएगा। ही इज अ स्लगिश बॉय। तो कहने का मतलब क्या है? नाउन अपनी जगह आते हैं और एडजेक्टिव अपनी जगह आते हैं। अगर आप इन दोनों को इंटरफेयर कर दोगे, इनसे इनको आप जो है एक दूसरे की जगह पर रखोगे, स्वैप करोगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस वही गलती इसने यहाँ पे मिसप्रिंट करके छोड़ दी है। अब ध्यान से देखना, हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज सीन देख चुका है एक मार्क्ड कंजम्पशन अपटिक को। तो यहां पर तो उसने हैज सीन का ऑब्जेक्ट बनाया अपटिक को, जो कि एक नाउन भी है, इंक्रीज, है ना? लेकिन बट के बाद में इसने क्या देखा है? स्लगिश को। अरे स्लगिश तो एक एडजेक्टिव है ना, इसके आगे कुछ आएगा भी तो सही कि नहीं? स्लगिश डिमांड लिख दे, स्लगिश इकोनॉमी लिख दे, स्लगिश सेल्स लिख दे। क्या ढीला? ढीला क्या देखा? ढीलापन किस में देखा? सेल में देखा, डिमांड में देखा, इकोनॉमी में देखा। वो वर्ड इसने यहाँ पे लिखा नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस स्लगिश को बदल देना चाहिए स्लगिशनेस में, ताकि ये खुद ही एक नाउन बन जाए, है ना? इसके आगे नया वर्ड तो हम लगा नहीं सकते, पर इसकी नाउन फॉर्म तो यूज कर सकते हैं ना। तो बट स्लगिशनेस इन अर्बन एरियाज। तो ऐसे ही एरर थी, आपको पकड़नी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली एरर हुज से रिलेटेड है। ये रिलेटिव प्रोनाउन की वीडियोस में मैं करवा चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता लग जाएगा। यहां पे ऑफ विच यूज होना चाहिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज नॉट अ ह्यूमन। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द सर्च, रियल सर्च इज from areas typically not associated with high per capita consumption such as the Hindi heartland। कह रहे जो वास्तव में सर्ज आया है, जो अपटिक आया है, जो उछाल आया है, वो कहाँ से आया है? उन एरिया से आया है जो कि टिपिकली अक्सर जो है ना नहीं एसोसिएटेड विद होते, जुड़े हुए नहीं होते, और किससे? हाई पर कैपिटा कंजम्पशन से। जैसे कि कौन से एरियाज हैं? हिंदी हार्टलैंड वाले। हार्टलैंड मतलब क्या होता है? ऐसी लैंड जहां पे आपका हार्ट बसा हुआ है। हिंदी हार्टलैंड का मतलब है भारत का वो वाला हिस्सा जहां पे हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो कौन से एरियाज हैं ये? कह रहा साथ ही साथ हिंदी हार्टलैंड के हैं पंजाब, अलोंग साइड पंजाब, हरियाणा एंड हिल स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ। अब ये कहने वाले कौन है? संजीव मेहता हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी के। इसने बताया, टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस को ऐसा बताया। तो इन्होंने बताया कि रियल डिमांड जो आई है हिंदी हार्टलैंड से आई है। चलो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज क्या थी? सर्ज वर्ड को नोट कर लेना। उछाल को बोलते हैं अपटिक को, इंक्रीज को सर्ज। यहां पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके आगे द आना चाहिए था। इन दोनों के आगे द नहीं आया हुआ, इसका मतलब क्या है? ये संजीव मेहता एक ही आदमी है जो चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। ये छोटा सा रूल है, आप जानते होंगे ऑलरेडी, है ना? चलो इसके लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, पैराग्राफ की तरफ। कह रहा है द ₹38,200 करोड़ कंपनी behind a range of products including Kisan Jam, Dove soap, Surf Excel and Knorr soups, है ना, has clocked a turnaround over the last 2 quarters। कह रहे ये 38,200 करोड़ रुपए की कंपनी जो है, जो कि बिहाइंड भी है, पीछे भी है,
एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के, रेंज मतलब वैरायटी, एक काफ़ी बड़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के पीछे है ये कंपनी। अब ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जिसमें शामिल है किसान का जैम, डव का सोप, सर्फ एक्सल और नोर सूप। ये चारों तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें शामिल है। कह रहा है इस कंपनी ने ना, इस 1000 करोड़ की कंपनी ने, हज़ारों करोड़ की कंपनी ने क्लोक किया, नोटिस किया एक टर्न अराउंड को, एक यू टर्न को, रिवर्सल को पिछले 2 क्वार्टर्स के दौरान, पिछली 6 माह के दौरान। तो लॉकडाउन के बाद पिछले 6 महीने के अंदर इसने देखा कि जो थोड़ा सा रिवर्सल आया है, थोड़ा सा जो है ना कंजम्पशन बढ़ने लगा है। अब कैसे आया है, फ्रॉम अ -7% ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन इन द जून क्वार्टर टू ए +3% ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर। तो हुआ क्या है कि 7% की ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन था, सिकुड़न थी, गिरावट थी, जो क्वार्टर जून में खत्म हुआ, मतलब अप्रैल से जून वाला क्वार्टर, इस तिमाही में 7% की माइनस ग्रोथ थी। तो यहां से ये +3% में आया जो क्वार्टर सितंबर में खत्म हुआ, मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर। अब इसमें देखने वाला एक ही वर्ड आया होगा जो आपको इंट्रिग कर रहा होगा, क्लोक नाम का वर्ड। इस वर्ड को मैं खबरी पे लेने वाला हूं शाम में। क्लोक वर्ड को मैं समझा देता हूं मोटा मोटा क्या होता है। देखो, क्लोक एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। क्लोक का मतलब होता है घड़ी। वर्ब फॉर्म में इसके 3 मतलब होते हैं। पहला, मेजर करना टाइम को, दूसरा किसी को हिट करना, किसी को मारना, तीसरा किसी चीज़ को नोटिस करना। ये कैसे बनते हैं ये मैं शाम की क्लास में खबरी पे आपको अच्छे से समझाऊंगा इसके मीनिंग के साथ। तो अभी समझ लें आप, क्लॉक वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं। पहला, टाइम को मेजर करना, किसी को हिट करना, दूसरा, और किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। तो इस यूनिलीवर ने ना, इस यूनिलीवर नाम की कंपनी ने ऑब्जर्व किया, क्लॉक किया एक टर्न अराउंड को, एक पूरी तरह से रिवर्सल को। चलिए लास्ट सेंटेंस है इसका। कह रहा है दिस इंडिकेट्स consumers are largely sticking to essentials but choosing to keep off discretionary items sold predominantly in urban markets। कह रहा है ये चीज इंडिकेट करती है कि कंज्यूमर्स जो हैं मोटे तौर पे अभी भी स्टिक टू कर रहे हैं, अभी भी वो चिपके हुए हैं इसेंशियल्स के साथ। मतलब आपको जो काम की चीज़ है ना वही खरीदते हो, आटा दाल चावल, इसके अलावा आप जो है ज़्यादा बाजार के अंदर खर्च करने के लिए आप जो है तैयार नहीं हो। तो कह रहे हैं ये चीज़ यही इंडिकेट करती है कि सिर्फ इसेंशियल्स के लिए हम जो है स्टिक टू कर रहे हैं, उससे चिपके हुए हैं। लेकिन चूज करते हैं ना कंज्यूमर, जो स्टिकिंग टू तो इससे हो रहे हैं, लेकिन चूजिंग कर रहे हैं कि वो कीप ऑफ करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे डिस्क्रिशनरी आइटम से, ऐसी आइटम से जो मन मर्जी वाली होती हैं, है ना। और कौन सी आइटम्स हैं जो कि बेची जाती हैं प्रीडोमिनेटली मेनली अर्बन मार्केट्स के अंदर। बाजार के अंदर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई बहुत ही महंगी क्रीम नहीं मिलेगी गांवों के, है ना। पर शहरों में आओगे ना तो आपको ऐसी क्रीम्स मिल जाएंगी जो कि एसेंशियल नहीं है आपकी बॉडी के लिए, पर बहुत महंगी हैं, 1000 रुपए की, 2000 रुपए की, है ना। तो ये सब डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं, इससे आजकल शहर वाले कतरा रहे हैं खरीदने से, क्योंकि उनको लगता है पैसे की कमी है। तो कह रहे हैं यही चीज़ इंडिकेट करती है एसेंशियल बिक रहे हैं, डिस्क्रिशनरी आइटम्स नहीं बिक रही। अब देख लो, इसमें देखने वाला फ्रेजल वर्ब आया कीप ऑफ, इसका मतलब होता है दूरी बनाए रखना। इसको आप कीप अवे भी बोलते हैं, है ना। मैंने कल 2 फ्रेजल वर्ब्स करवाई थी लास्ट क्लास में, कीप अप और कीप अप विद। इन दोनों के मतलब भी इसी के साथ जोड़ लें। कीप अप मतलब किसी काम को जारी रखना, यू नीड टू कीप अप योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और कीप अप विद होता है किसी चीज से बराबरी करना। ही ट्राइज टू कीप अप विद मी बट ही कैन नेवर सरपास मी। वो हमेशा मेरी बराबरी करने की कोशिश करता है पर कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। या इसका मतलब होता है किसी नई ताज़ा तरीन जो न्यूज़ वगैरह होती है ना उनसे अपडेट रहना। वी शुड ट्राई टू कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। हमें अपडेट रहना चाहिए, कीप अप विद रहना चाहिए दुनिया भर में होने वाली नई नई घटनाओं से। तो इस तरीके से ये दोनों फ्रेजल वर्ब्स यूज होती हैं। चलिए मुलाकात लूंगा अगली वीडियो के अंदर कल की। प्रोबेबली कल हम करने वाले हैं एक पार्सिंग सेशन और दूसरा हम करेंगे, कोशिश करूंगा ग्रामर पे एक वीडियो लेकर के आऊँ, है ना, एडवर्ब्स की। अभी दिक्कत क्या है, थोड़ा आंख में मेरे इन्फेक्शन था तो कल मैंने लीव भी ली। अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ लैपटॉप पे। आज ही मैंने आधे घंटे में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आराम कर रहा हूँ। तो एडवर्ब की वीडियो बनाने में टाइम लगता है यार, ग्रामर की कोशिश करूँगा मैं। आधी बनी हुई है, अगर पूरी बन गई तो मैं अपलोड कर दूंगा, नहीं तो पार्सिंग सेशन तो लेकर के आऊँगा ही, सेंटेंस ब्रेकिंग आधे घंटे का। मुलाकात लूंगा। एक लाइक और शेयर देना वीडियो को, आपके शेयर्स और लाइक से ही चैनल ग्रो होता है। आप देख रहे हैं कैसे इतना जल्दी से ग्रो किया है। तब तक के लिए साइनिंग आउट।